नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इसके फरमान जो लाल किताब के हैं, फरमान नंबर 7 के ऊपर अभी आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। ये फरमान नंबर 7 कंटिन्यू तो रहेगा, क्योंकि एक वीडियो में एक फरमान का होना, डिटेल करना उतना आसान है नहीं। अब ये धीरे धीरे ये टॉपिक ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। तो जैसा मैंने आपसे बोला था कि बीच बीच में हमें कुछ ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक इस सेंस में कि इतने भारी भरकम टॉपिक के बीच में कुछ हल्के फुल्के या इनोवेटिव टॉपिक को भी अगर हम उठाएं तो अपनी स्टडी भी जारी रहेगी और एक टॉपिक चेंज जैसा भी होगा, कुछ हल्का फुल्का माहौल हो जाएगा। ये सब सोच के मैंने इसको बीच में डाला है। हालांकि इस वीडियो के बाद फिर फरमान नंबर 7 की डिटेल ही कंटिन्यू करूँगा मैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट अभी किया है सर, तो इसको मैं आगे भी करता रहूँ या अभी इसको रोक दूँ। जैसा भी आपका अनुरोध होंगे, आदेश होंगे, मैं वैसा ही करूँगा। तो मैं ये नया टॉपिक इस तरह से शुरू करना चाह रहा था कि हम ये देखना चाहेंगे कि लाल किताब की जो कुंडली है, ये हम किस तरह से एनालिसिस करना प्रारंभ करें किसी के भी लिए, प्रैक्टिकल में, एकेडमिक वे में नहीं, प्रैक्टिकल वे में, और आगे किस तरह से बढ़ना चाहिए। तो मैंने ये पाया है कि जब भी आप लाल किताब की कुंडली का अध्ययन करें तो सबसे पहले आप ऋण के ऊपर जाइए। ऋण देखिए कि इस टेबे के हिसाब से इसमें कोई ऋण बनते हैं क्या। फिर ऋण के भी 2 कैटेगरीज बनती हैं। एक ऐसे कि जिस ऋण को उपायों के माध्यम से शांत किया जा सकता है, मतलब कर्म ओरिएंटेड की तरफ उसका झुकाव रहता है। दूसरा रहता है जो ग्रह फल जैसा होता है, मतलब जिसको हम उपाय योग्य नहीं मानते या उपाय जिसका हो भी नहीं सकता, अर्थात वो प्रारब्ध है, उसको भोगना पड़ता है, उसमें जो भी तकलीफ़ होती है वो उसको आपको लेना पड़ता है। किसी भी किस्म के उपाय उसमें काम नहीं करते हैं। तो ये 2 कैटेगरीज होती हैं। फिर आता है आपका कि इसमें उपायों मंगल को देखना बेहद ज़रूरी है, सेकेंड कैटेगरी में, कि मंगल बद है कि नहीं है। मंगल बद के क्राइटेरिया आपको मालूम है, लाल किताब में दिए हुए हैं। फिर भी आपको रिकलेक्ट करने के लिए, आपकी याददाश्त में लाने के लिए मैं यहाँ एक चार्ट छोटे से फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म लगा रहा हूँ कि मंगल बद के क्या क्या कंडीशंस हैं। दूसरे कंडीशन में आप मंगल बद को देखिए, पहले में ऋण देखिए। तो कहने का मतलब ये है, ऋण इसलिए देखते हैं कि अगर ऋण उपाय योग्य हैं तो उस उपाय योग्य ऋण के लिए जो जिम्मेदार ग्रह है, उसका अगर हमने ऋण का हिसाब किताब शांत नहीं किया तो आगे चल के अगर वो कोई प्रॉब्लम देता है तो उसका उपाय जब हम करेंगे तो उसका उपाय लगता नहीं है। तो सबसे पहले ऋण शांत करने का उपाय करना चाहिए। हाँ, जो प्रारब्ध वाला ऋण है उसकी तरफ आप बिल्कुल मत जाइए, वो नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ है कि प्रारब्ध वाले ऋण का उपाय करवाने के लोग अब बचे नहीं हैं, भी नहीं हैं, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध एक जो है लोहे की एक मोटी दीवार है। उसमें आप गोली चलाएंगे तो गोली आर पार तो जाएगी नहीं। कभी कभार क्या होता है, गोली रिबाउंड होकर चलाने वाले को लगती है, वो हो सकता है, नुकसान हो सकता है मतलब। तो उस पार्ट को हम नहीं टच कर रहे हैं। तो ऋण देख लीजिए आप पहले, किसी की कुंडली में ऋण कहाँ से है, किस परिमाण में है, शांत हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और तो पहले उसके शांति का उपाय करना चाहिए। बाद में उस ग्रह से संबंधित जो भी उपाय आगे चल के आएंगे वो किए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ है मंगल।
मंगल आप देखिए इतना इम्पोर्टेंट ग्रह है कि मंगल ही जीवन है। मंगल के ऊपर ही लाल किताब लिखी गई है। मंगल का कलर ही है लाल। मंगल जीवन का प्रतीक है, मंगल कार्यों का प्रतीक है। तो मंगल का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है कि हमारे हिंदू धर्म में मंगल के प्रतीक जो सिंदूर है वो सौभाग्यवती स्त्रियां मांग में भरती हैं। हमारे रक्त में जो जीवन बहता है वो भी मंगल ही है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि मंगल का महत्व बहुत ज़्यादा है। सब मैं तो ये कहूँगा सबसे ज़्यादा महत्व है। मंगल ठहर गया तो जीवन खत्म, मंगल चलता रहा तो जीवन चलता है। और मंगल जो है अगर किसी के उससे मंगल बद है तो उस मंगल बद को उपाय द्वारा ठीक करना बेहद ज़रूरी है। अगर फिर वही कंडीशन आती है कि मंगल बद जो जब बन रहा है वो ग्रहफल से बन रहा है या राशिफल से बन रहा है, ऐसा बिल्कुल मान के मत चलिए कि लाल किताब ने बोल दिया है कि मंगल बद का उपाय हम कर सकते हैं चाहे वो राशिफल का हो या ग्रहफल का। ऐसा नहीं है, ग्रहफल का नहीं करना चाहिए। अगर राशिफल का है तो मंगल बद का उपाय ज़रूर करना चाहिए जीवन में। तो जब ये उपाय करेंगे तब अपना एक बंधन खुलता है। क्योंकि मंगल आप देखिए काल पुरुष कुंडली में मंगल ने बहुत इम्पोर्टेंट जगह का ऑक्यूपाई कर रखी है। पहला घर जो है तख्त, तख्त का मालिक मंगल है, भले ही अपना कारक ग्रह सूर्य है। इसके अलावा तीसरे घर का पराक्रम या जिसको कहना चाहिए ना एक डैश ज़िंदगी में जो देता है, इसके अलावा मृत्यु से भी संबंधित है, उसका कारक ग्रह मंगल है। भले वहाँ पे बुध उसका मालिक है लेकिन कारक भी मंगल है। मंगल का इन्वॉल्वमेंट हुआ। इसके बाद 8वां जो खाना है जिसमें 8वें खाने को हमने तख्त में जो बैठा बादशाह है उसकी आँखें बताई गई हैं, तो वो भी मंगल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1, 3, 8 में तो मंगल का प्रभाव है ही है। इसके अलावा जिन राशि में मंगल उच्च का या नीच का होता वो राशियाँ और उनसे संबंधित जो उसके मालिक हैं वो भी इफ़ेक्टेड हो जाते हैं अगर मंगल बद है तो। कैसे कि हमने 1, 3, 8 तो बता दिया। इसके बाद जो है मंगल चौथे घर में नीच का हो जाता है, 10वें घर में उच्च का हो जाता है। चौथे का मालिक चंद्र है, 10वें का मालिक शनि है। अर्थात अगर मंगल बिगड़ा, मंगल बद हुआ तो ये 2 घर माने सुख का घर या माता का घर और अपने व्यवसाय का घर दोनों इफेक्टेड हो गए। और मानसिक शांति चूँकि चंद्र से आती है वो भी इफेक्टेड हो गई। और माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच में फ़र्क पड़ा। 10वां घर आपके कैरियर का है उसमें फ़र्क पड़ा। चूँकि 10वें घर का मालिक शनि है जो कि तय करता है कि आपकी ज़िंदगी में कितना उतार चढ़ाव आना है, उस पर फ़र्क पड़ा। तो इतने चीज़ों को तो मंगल डायरेक्टली कंट्रोल करता है। इसके अलावा मंगल गुरु को भी इफेक्टेड कर देता है। गुरु को कैसे इफेक्ट करता है कि जिस राशि में या घर में, जैसे चौथे घर में जाके मंगल नीच का होता है वहीं पर गुरु उच्च का हो जाता है। 10वें घर में जाके गुरु नीच का होता है वहाँ मंगल उच्च का हो जाता है। तो गुरु को एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट दिया, 2 घर में ही आए। मंगल ने 1, 8, 3 को दिया ही दिया। तो इसके अलावा पहले घर का जो कारक ग्रह है सूरज है जो कि तख्त है अपने इसका, इसमें बैठने वाला जो भी होगा वो बादशाह होगा, तो वहाँ पे असर डाला। इसके अतिरिक्त जो है सूरज 5वें घर का मालिक है, वहाँ पे असर डाला, वहाँ भी गुरु है। तो इस तरह से इतने सारे ग्रह भी
मंगल बद अगर हो जाए तो उसके असरात से बच नहीं सकते। तो पहला हुआ कि हमें ऋण देख लेना चाहिए, अगर उपाय योग्य है तो ज़रूर उसको शांत कर लेना चाहिए। और दूसरा है कि मंगल बद को देख लेना चाहिए। तो ये दो चीज़ें शांत हो गई। हालांकि मैंने एक चीज़ और निकाली है कि हम सिर्फ मंगल बद की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत तीव्र है, बहुत ही प्राइम है और बहुत ज़्यादा वो डैशिंग है। लेकिन हर जो ग्रह है वो भी मतलब शुभ भी होता है और बद भी होता है, उनका असर भी अपना अपना रहता है। तो इसके अतिरिक्त चूँकि एक हल्का फुल्का टॉपिक लिया मैंने, तो मैंने शुरू में ये थोड़ा सा भारीपन ज़रूर ला दिया आपके ऊपर। मेरा ख्याल इतना भारी नहीं है कि कुंडली असेसमेंट के पहले, कुंडली का निर्णय लेने से पहले आप इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान कर दीजिए और इसको ठीक करवाइए। दूसरी चीज़ है कि आप ये देखिए कि किसी टाइम में अपना जन्म कुंडली किसी के अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ पे लाल किताब में प्रश्न कुंडली का प्रावधान भी दिया गया है, उसको देख के भी निकालते हैं। इसके अतिरिक्त और चीज़ होती है कि आदमी की मान लीजिए जन्म कुंडली नहीं है, लेकिन अगर उसकी जन्म तिथि आपके पास है, हालांकि लाल किताब में ये नहीं दी हुई है, ये मैंने अपना जो इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है वो है कि किसी की जन्म तिथि जैसे दी हुई है, मान लीजिए 12 तारीख को पैदा हुआ, महीना साल छोड़ दीजिए, तो उसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि इस मतलब नेटिव के इस जातक में मेन तौर पे कौन कौन से ग्रह का कॉम्बिनेशन, अर्थात मसनूई या बनावटी ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा क्या। अब जैसे लीजिए आप 18 तारीख को कोई पैदा हुआ, तो नंबर 1 जो है वो सूरज का प्रतीक है और नंबर 8 जो है वो शनि का प्रतीक हो जाता है। अब सूरज और शनि मिलके क्या बनाएंगे, मंगल बद, ये हो गया। दूसरा होता है कि अगर मान लीजिए 13 तारीख का जन्म है, तो 13 तारीख में सूरज और गुरु का कॉम्बिनेशन हो गया, उसमें अगर कुछ बनता है तो उसको लेंगे, या दोनों के कॉम्बिनेशन के अपना अपना प्रभाव लेते हैं। और इसको कैसे असेस करेंगे, हम उसको प्रश्न कुंडली बनाएंगे, प्रश्न कुंडली बना के इसकी स्थिति देख लेंगे, तो ये एकदम पिन पॉइंट प्रेडिक्शन हो जाएगा आपको उसके लिए। इसी प्रकार आप किसी के बर्थ डेट को ग्रहों के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक दिलचस्प पॉइंट है, इस पर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो काफ़ी कुछ सामने आएगा, क्योंकि बहुत कुछ जो बड़े ऐसे लोग जो न्यूमरोलॉजी में बहुत पारंगत हैं, बहुत जानकार हैं, तो वो इन चीज़ों की गहराइयों को बताते ही नहीं हैं। ये क्लोजली गार्डेड सीक्रेट रखते हैं कि ये सिर्फ उनके तक ही सीमित रहे और ना बताएं, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि ये न्यूमरोलॉजी के कुछ जानकार जो हैं कुछ ऐसी बातें बता जाते हैं कि जो कि लगता नहीं कि संभव है, जबकि आप और हम जो किताबों में पढ़ते हैं उसमें यही है कि डेट ऑफ बर्थ को सबको जोड़ के जो एक अंक आया वो ले लिया और ये बर्थ डेट का एक अंक ले लिया, उससे न्यूमरोलॉजी चलती रहती है। ये इतनी नहीं है, इतने से काम नहीं चलता है। तो वो क्या है, उसका सीक्रेट ये है, इसका सीक्रेट यही है कि आप 1 से लेकर 31 तारीख के बीच से कॉम्बिनेशन बना लीजिए कि 1 तारीख को पैदा हुआ तो सूरज का ही उसमें असर आएगा, सूरज की स्थिति जहाँ भी जाएगी उसके हिसाब से उसका काम होगा। एक तो ये मेथड है। 2 में आएगा तो चंद्र की स्थिति, 3 में आएगा तो गुरु की स्थिति, सिंगल डिजिट में तो ये आएगा एक ग्रह का, और लेकिन जब डबल डिजिट आएंगे तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स का हो जाएगा। अब वो शुभ है कि अशुभ है,
जैसे मान लीजिए हम 1 तारीख को लेते हैं। अब 1 तारीख सूरज है। अब ये 1 तारीख आपका वो आ गया कि एक नंबर जो है ये आपके लिए कैसा है। तो 2 तरीके हैं इसके लिए। एक तो आप प्रश्न कुंडली बना के मोमेंटरी देख सकते हैं कि सूरज की स्थिति क्या है। ख़राब है तो ये आपके लिए ठीक नहीं नंबर है, अच्छा है तो अच्छा नंबर है। दूसरी स्थिति होती है कि आपके जो नाम है, नाम का प्रथम अक्षर कौन सा है। नाम की प्रथम अक्षर की ही यहाँ वैल्यू है। नाम के प्रथम अक्षर से ही आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी राशि को बिलोंग करता है और इसका मालिक कौन है। तो जो इसका मालिक होगा उसकी स्थिति देख के आप बता सकते हैं कि ये नंबर जो 1 नंबर आया है बर्थ नंबर वो कैसा है।